नेशन वन से मनीष वर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत। क्या सूर्यकांत धस्माना चलाते हैं सेक्स रैकेट? मनीष वर्मा ने लगाए धस्माना पर कई संगीन आरोप। डीजीपी पर भी होगा 200 करोड़ का मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ लेली। नेशन वन ने उस शख्स को खोज निकाला है जो सूबे की सियासत में भूचाल लेकर आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि राज्य के डीजीपी अनिल रतूड़ी की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल उठाए गए हैं। नेशन वन से बातचीत करते हुए मनीष वर्मा ने खुलासा किया कि वे डीजीपी अनिल रतूड़ी पर भी 200 करोड़ का मुकदमा दर्ज करेंगे और इन्हीं मसलों पर मनीष वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील राज ने। नेशन वन ने उस शख्स को खोज निकाला है जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के किस संबंध में उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये गंभीर आरोप लगाए हैं तो उनके पास तथ्य क्या हैं। हम बात करेंगे मनीष वर्मा से। मनीष वर्मा जी, जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं उसके पीछे तथ्य क्या हैं? देखिए, उसके पीछे काफ़ी एविडेंस है, फैक्चुअल एविडेंस है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस JS केयर साहब ने एक CDR प्रिजर्व करवाई हुई है मेरठ पुलिस RTI सेल से। तो उस CDR का वो CDR जो है ऑलरेडी है, तो उस CDR का एग्जामिनेशन सबसे पहले तो वो एविडेंस है जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एविडेंस है। और दूसरा एविडेंस ये है कि श्रीमती रेणु को, जो मेरी एस्ट्रेंज वाइफ है, उसको 2004-05 में इन्होंने एक बलरामपुर के एक पब्लिक हॉस्टल में ज़बरदस्ती उसको धमका के ऐसे ही भिजवाया था। और वहाँ पर जब उसका मुझे पता नहीं लगने दिया, और जब वहाँ पर उसका SOS आया तो आई वेंट देयर और मैंने उसको रेस्क्यू किया वहाँ से। तो मैं उसको वहाँ से लेकर आया। तो चूँकि मैं उस समय ड्यूटी पर था, मेरी नौकरी थी और प्रेस्टीज फैमिली की थी, तो मैंने उसको फिर आई केप्ट क्वाइट। और दूसरा सबूत वो है, तो मैं बलरामपुर के भी जो SP हैं, वो कई बार वैसे तो उनके कांटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो बलरामपुर से जो 7 महीने वो रही है, वो दूसरा वो रिकॉर्ड वो है। और तीसरा ये है कि रेणु जो है वो मैंने शादी ही इस कंपैशनेट ग्राउंड पे उससे करी थी कि वो जो है वो मेंटली जो है सक्षम नहीं है। वो पढ़ी लिखी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप उससे एक इंग्लिश का या हिंदी का भी अगर आप वाक्य देख लें तो वो जो है उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया अपने फादर के डेथ के बाद में, तो कि मैंने ही उसके फादर को मारा है। तो इतना बड़ा एलिगेशन उसने मेरे ऊपर लगाया बिना किसी सबूत के, और वो वहाँ थी नहीं, और मुझे पता लगा कि वो धस्माना के पास थी उस समय। तो जब उसके फादर का इस कंडीशन में जब हुआ, तो धस्माना ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि बलरामपुर में इन्हीं लोगों ने भिजवाया था उसको। वो पता लग जाएगा कि किसके थ्रू वो वहाँ पर गई और किसने वो भेजा, तो वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। जो आपकी पत्नी हैं जो और कांग्रेस के नेता हैं धस्माना, सूर्यकांत धस्माना, उनको आप कैसे जोड़ते हैं अपनी पत्नी से? मैं इसलिए जोड़ता हूँ कि मेरे पास इसके एविडेंस है ना कि वहाँ पर वो पब्लिक स्कूल हॉस्टल में बलरामपुर देहरादून से इतना दूर कैसे चली गई, किसके ज़रिए गई। तो वो यहाँ पर, क्योंकि ये बलरामपुर, और दूसरी बात ये है कि ये DAV कॉलेज में थी, तो DAV कॉलेज में इसकी छोटी बहन भी थी जो कि कल्प्रेट है, इसमें की कॉन्स्पिरेटर है। तो वो लोगों के उसने ही एंगेज किया इनको कि अगर ये मकान को हड़पने के लिए, पापा की चल अचल जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उनकी, कम से कम 5 करोड़ की इसमें लूट हो चुकी है। तो उनके पापा के जो बैंक अकाउंट पुलिस ने कोई चेक नहीं किया, कोई सही ढंग से तफ्तीश नहीं करी, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं करी, तो उन्होंने एंगेज किया भस्माना को। और भस्माना जैसे ही एलिगेशन लगवाने के बाद में अपने बदमाश, रेपिस्ट, इन्फिल्ट्रेटर्स, एक पिम्प और दलाल और सेक्स वर्कर्स वहाँ पे भेज दिया। उन्होंने रेणु को इंटीमिडेट कर लिया और अपने ओवर पावर कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेक्स वर्कर को लेकर। क्या आप उस मकान में कभी दाखिल हुए थे? मैं तो उस समय मैं जैसे ही मैं रेणु का ट्रीटमेंट चल रहा था, हम उसको बॉम्बे लेकर गए थे, और जैसे ही मैं वहाँ, उसके पापा ने ही कहा कि पापा उस समय उसके जीवित थे। तो जब हम वहाँ लेके गए तो पापा ने कहा इनको मेरे पास रहने दो। तब माई बॉय वॉज ओनली आई थिंक 25 days ओल्ड, नॉट इवन ए मंथ। तो जो है मैं जैसे ही वहाँ से लौट के आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये हो रहा है कि पापा की डेथ हो गई है और ऐसा ऐसा एलिगेशन आपकी वाइफ ने लगाए हैं वहाँ पर। तो आई वॉज शॉक्ड। तो मैं फिर भी उससे हिम्मत करके मैं मिलने के लिए गया। तो जो उस मकान में जो लोग घुसे हुए थे, मैंने वहाँ देखा उन लोगों को। तो उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं आएंगे, आप वो नहीं कर सकते। फिर भी मैं गया। तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं खून हालत में हो गया, बहुत बुरी, मतलब मैं जान किसी तरह से अपना। ये कब की बात है? ये जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर हर फादर्स डेथ।
तो जो है, और ये सब मैंने रिकॉर्डेड है, सब मैं उसी समय मैंने एफआईआर के लिए पुलिस को वहाँ पर वो दिया। और उसके बाद मेरा ब्रदर भी गया, तो ही वॉज ऑल्सो बीटन अप। और तो हम लोग सब उसको करते गए। फिर मेरी मदर अभी गई कुछ महीने पहले, मेरी मदर ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिया, और उन्होंने मदर ने एसएसपी से कांटेक्ट किया यहाँ पर कि ऐसे ऐसे उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, तो उन्होंने कोई एफआईआर नहीं लगी इसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं गया नहीं या ये नहीं है। एक जो यहाँ के डीजीपी अनिल रतूड़ी हैं उनको लेकर भी आपने संगीन आरोप हाँ, लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इससे इनके सबसे पहले उस समय बीएस सिद्धू साहब थे, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, तुरंत ऐसे ऐसे बदमाश लोग उस मकान में घुस गए हैं और मेरी वाइफ जो है इनकेपेबल है, और ये बात है। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो लगातार जब मैंने ये देखा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पुलिस वहाँ जाती है और वहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाता है मामला। ना कोई फॉरेंसिक जाँच, ना कोई मेडिकल, ना कोई जुडिशियल, ना कोई जो मैं सीरियस एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो मैंने अनिल रतूड़ी जी से डीजीपी साहब से कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, और मैंने उनसे कहा कि सर ये इसके हैं, इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और शिखा को आप जो है वहाँ पे उसका, और जो वाइफ ने मेरे जो एलिगेशन अपने एफिडेविट में अपने मेरे चचा ससुर यानी प्रेम प्रकाश के ऊपर लगाए, जो धसमाना से, जिनका कॉन्टेक्ट मेन धसमाना से उन्हीं का है। तो वो उस पर आप वो करिए एक्शन। लेकिन क्या है, महीने भर से उन्होंने कोई उस पर वो नहीं किया। और मैंने ये देखा है कि वो भी उनसे जो है मिले हुए हैं। इसका मैं इसको भी जो है प्रमाणित करूंगा अभी जब जांच होगी को। और ये जांच का मैं नहीं मानता हूँ इस जांच को। एक डीजीपी जब अभी इस समय जब वर्किंग में है तो उसका मातहत उसकी क्या जांच करेगा। जब डीजीपी हटेंगे, और इसमें सीबीआई ने भी मेरे को 3 ऑफिस मेमोरेंडम दी है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। तो मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की 50 इसमें रजिस्ट्री हैं, और वो तभी मिलती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको कहते हैं। ऑनरेबल एनएचआरसी ने कम से कम 100 डायरेक्शन दिए। तो इन सब पे डीजीपी कह रहे हैं कुछ ईमेल हैं कि पूरा 6 साल से पूरा आपके सामने हर चीज़ है। तो आप मतलब, और अभी भी आप ऐसे लाइटली ले रहे हैं, तो ही इज हैंड इन ग्लव विद हिम। तो वो ही जो आपकी पत्नी है उनसे आप कब से दूर हैं? मैं जब ही से दूर हूँ जब से उसके फादर की डेथ हुई। जब हम उसमें साथ रह रहे थे, और फादर की डेथ होने के बाद से वो मेरे को मकान में आने ही नहीं दिया गया, ना मुझे बेटे से मिलने दिया गया। और मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करते गए, क्योंकि मेरा एक केस चल रहा है देहरादून में, वो भी उसमें भी पुलिस ने मेरे साथ मारपीट करी थी और मुझे धमकाया। और कम से कम पुलिस मेरे को 60-70 बार धमकी दे चुकी है। यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज ने ऑर्डर पास किया हुआ है उसमें, कि जो मैंने धमकी, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, उसमें सब हर चीज़ मैंने आपको दी है, आप उसको चला सकते हैं आप। तो मैं जब इतनी धमकी में, और धसमाना जैसे इतने बड़े माफिया से लड़ने के लिए, मैं अकेला आदमी, मैं एक जो है बताइए गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो चाहे भली मैं अभी नौकरी से, ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट, और तो मैं अपनी नौकरी को दांव पे लगा के उसको करा के क्या अपने वाइफ के बार बार वहाँ हाथ जोड़ूंगा कि वो जो है इस तरीके की बात कर रही है। वो एक शादीशुदा है, उसने कोई तलाक नहीं लिया, कोई वो नहीं लिया। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता कि जब प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास हैं, तो क्या ज़रूरी है उन बदमाशों के साथ रहना और परिवार की और सबकी और बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करना? क्या ये वो है? क्या वो इज्जत से कहीं और नहीं रह सकती थी? इन 6 सालों में आपको ये नहीं लगा कि आप अपने बच्चे से मिले? हाँ, क्यों? अरे आप एक बताइए कि मेरा तो एक ही चाइल्ड है, उस बच्चे के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ। वाइफ का तो 2004 में भी ये चीज़ हो गई थी, उसके पहले भी इनका था। तो वो तो चलिए एक बात है, लेकिन अब जब बात उठी है तो वो तो उसको जाना पड़ेगा हमें। लेकिन ये लड़ाई तो मेरे बेटे की है, तो मैं अपने बेटे के लिए तो फाइट कर रहा हूँ। ये जो मैं इतना रिस्क, इतना पुलिस से और इतना सब प्रशासन से और दुनिया भर का ये कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? क्या इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ? या क्या अपनी जो वाइफ मेरी रही नहीं, जो उन बदमाशों की भाषा बोल रही है, क्या उसके लिए कर रहा हूँ? मेरे क्यों नहीं हुआ? लेकिन क्या मैं जा सकता हूँ? अगर मैं वहाँ चला गया और मेरे को मार दिया गया और झील लिया गया, तो ये रेनू क्या को छोड़ देंगे वो? क्या जैसे इसके पापा को उन्होंने रास्ते से हटाया है, वैसे ही वो इसको भी रास्ते से हटा देंगे? वो तो मकान को तो एक ब्रॉथल बना हुआ है, वो तो नशेबाजी और उसका एक अड्डा बना हुआ है सारा। उस मकान को उसमें पेंगे, मतलब बताइए हस्बैंड जो है बाहर घूम रहा है, और उस गली के जो है ऐसे बदमाश लुच्चे जो उसको हैरेसमेंट कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं उसके साथ में रोजाना, उनके वो जो है उनकी गुलाम बनी हुई। ड्रग एडिक्ट के भी आप आरोप लगा रहे हैं? ड्रग एडिक्ट, देखिए मैं जो भी आरोप लगा रहा हूँ, उस आरोप की फॉरेंसिक जांच हो ना। जब कोर्ट में, जब उसका जुडिशियल मेडिकल में क्यों मांग रहा हूँ, बच्चे का भी मांग रहा हूँ मैं, कि जब मेरा बच्चा, एक मासूम बच्चा इतने बदमाश लोगों के साथ में है, जो वो कॉल से सब पता लग जाएगा ना, कौन कितने पानी में, कौन बदमाश हैं, कौन क्या करते हैं, उन कॉल से सारे जो उनकी आइडेंटिटी है वो क्या पता नहीं लगेगी? तो वो ऐसे लोग क्या मेरे बच्चे के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकते? मेरे बेटे को क्रूरल्टी और मेल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? एक बाप से दूर रखना उसकी ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं है ये क्या? मैं अपने बच्चे से दूर नहीं हूँ, मुझे दूर रखा गया है ज़बरदस्ती।
कोई बाप अपने मासूम बच्चे को जिसने 2 महीने से देखा गया वो, और मैं अपने बेटे के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जब तक इन दी एंड जब तक डीजीपी और ये दोनों जो है नहीं जाएंगे, मैं तो जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं इनको पहुँचा के रहूँगा जब तक मेरा जो है फाइट कंटिन्यू रहेगी। मैं अपने बेटे को जो है किसी भी हालत में उसको मैं इनके हाथों में नहीं छोड़, मैं उसका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। आपको पता है कि आपके खिलाफ यहाँ पर धमकी को लेकर सूर्यकांत धस्माना ने एफआईआर दर्ज करवाई है? धस्माना एफआईआर कराए, 1 कराए, 1000 कराए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो है जुडिशियल सिपाही हूँ, मेरी जो भी हिस्ट्री है, जो भी चीज़ है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑन कॉग्निजेंस में मैं घूम रहा हूँ। तो मैंने उससे केवल ये कहा कि ये जो एलिगेशन मेरी वाइफ से लगवा रहा है, नदी में धक्का दे दिया, पहले कहा कि क्रिमिनल, तो मारा तो तुमने मरवाया, कब्जा तो तुम करे हुए हो, सारी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, उसका सब तो तुमने लुटवा दिया, वाइफ को टॉर्चर कर रहे हो, बेटे को टॉर्चर कर रहे हो, ऊपर से अपने आप को ईमानदार दिखा रहे हो। पहले कहते हो मैं जानता हूँ, फिर कहते हो मैं जानता नहीं हूँ। अरे तो मैंने उससे यही कहा कि आप जो है मकान खाली करो ना, आपके भी तो अपने बच्चे होंगे। तो इसमें अगर एफआईआर लिखाते हैं तो तुरंत पुलिस पुलिस तो उनकी जो है जैसे एक कुत्ते की तरह जो है उनका दुम हिलाती है उनके सामने। और मैं 6 साल से इतने सीरियस एलिगेशन हर जगह पे सूर्यकांत धस्माना को इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो पुलिस तब वहाँ एफआईआर नहीं लिखाती। तो ये तो पुलिस का दोहरा चरित्र है साहब। सूर्यकांत धस्माना को आप कब से जानते हैं? मैं सूर्यकांत धस्माना को सिर्फ यही जानता हूँ कि वो एक सेक्स रैकेटियर है, माफिया है, इंटरस्टेट उसका जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो, और वो एक ड्रग लॉर्ड भी है। और वो ये सब चीज़ें जो है सीबीआई के होने दीजिए, सब सामने हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं, और भी जो लड़कियाँ जिन लोगों का शोषण हुआ है वो भी सामने आएंगी। और भी जैसे जैसे ये रिवील होंगे ये सामने, ये कैसे एक जो है इतना बड़ा, ये कहाँ से आ रहा है इसके पास में पैसा, और क्या है मतलब पुलिस को अगर एलिगेशन एक बाप एक फादर लगा रहा है तो पुलिस क्यों मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, पुलिस के देहरादून पुलिस के अंदर क्या प्रोफिशिएंसी नहीं है? वो क्यों नहीं इस बात की जांच करती कि धस्माना के पास कहाँ से आई इतनी संपत्ति, कैसे उसने जो है ये सब कैसे मुकाम हासिल कर लिया, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इतना कैसे है? कुछ तो है ना। अगर नहीं है, और वो ऐसे किसी की वाइफ को इलीगली ऐसे भेज सकता है क्या? कोई क्या मजाक चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। तो आप जो है धस्माना को मेरे से कंपेयर नहीं करा जा सकता है। आप पर कई और थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं इसको लेकर? मेरे ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। मेरे ऊपर एक ऑफिशियली जो मेरे को प्रेसिडेंट ऑर्डर मिला था उसका पेमेंट मेरे को नहीं हुआ, तो वो उसमें मेरा एक डिस्प्यूट हुआ था मेरे एक अपने अधिकारी से, केवल मेरे ऊपर वो केस है। और यहाँ जो पुलिस का जो मामला है उसमें मैं ही कंप्लेनेंट था, मैंने ही एसपी को फ़ोन करके पुलिस आई थी, और उसके पहले भी पुलिस वेरीफाई कर हुई। तो जो उसमें जो दरोगा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में वो मेरे से तकरार करने लगे, और वो कुछ भी नहीं है, उसमें मेडिकल एविडेंस है, मैं वहाँ पर बेल पे हूँ, और कोई चीज़ होगी तो मैं कोर्ट के सामने है मैटर। और देखिए उस मैटर को, मेरे कोई भी मैटर का डायरेक्ट ताल्लुकात मेरे वाइफ के सेक्सुअल हैरेसमेंट, गैंग रेप, टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग, क्रुएल्टी, मैल ट्रीटमेंट से कोई लिंक नहीं है सीधा। वो मेरा कोर्ट के सामने है। पुलिस को उसमें पुलिस जो है अपना काम करे, इंक्वायरी करे, जो मैं क्राइम उनको सामने ला रहा हूँ। मेरा काम अपराधियों से लड़ने का नहीं है, ये काम है पुलिस का, मेरा नहीं है। और पुलिस को अगर अपनी वर्दी पहनी है तो पुलिस को ही अपराधियों का वो करना, वो अपराधियों की जो है वो नहीं बन के वो कर सकती। मेरे ऊपर जो भी है वो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं अपने खुद डिस्क्लोजर कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट की खुद डीलिंग है। कोई मेरे ऊपर क्या कोई सीरियस एलिगेशन है, कोई कुछ है क्या? मैंने कोई कौन सा ऐसा वो कर दिया है? मैं अपनी कानून की लड़ाई लड़ रहा हूँ 6 साल से, क्या मैं नहीं लड़ सकता? आपकी जो पत्नी है जिसका आप दावा कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपको मानसिक पीड़ित बताया है? मैं पहले दिन से, मेरी वाइफ जो है बचपन में गिर गई थी, उसके 3.5 लाख रुपए के मेडिकल के बिल हैं। आपको क्या मैं मानसिक पीड़ित लगता हूँ? क्या मानसिक पीड़ित होकर प्रेसिडेंट ऑर्डर ले लूँगा? दूसरा प्रेसिडेंट ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चौथे लगातार कंसिक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी वजह से इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर हुए हैं। तो क्या कोई मानसिक पीड़ित आदमी जितना जो है हो सकता है? और मानसिक पीड़ित हूँ तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। आपने प्रॉपर्टी बेचने का भी आरोप लगाया है, ये भी कह रहे हैं कि जब मेरे पास उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसलिए प्रॉपर्टी बेच नहीं पा। तो मैं बेच देता प्रॉपर्टी। मेरे को प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? अगर मेरे कोई प्रॉपर्टी का होता तो मैं तो प्रॉपर्टी मैं अपने आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी बेच देते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये कह रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं तो वो प्रॉपर्टी को अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर वो मेरे से छीन लेते, जैसे मान लीजिए मेरे को पुलिस और ये मिल के मेरे से टॉर्चर करके पेपर्स अपने कब्जे में कर लेते, तो वो फिर प्रॉपर्टी के पेपर अगर कब्जे में कर लेंगे तो जो उसकी गुलाम बनी हुई है उसको वो जैसे बाप को हटाया उसको रास्ते से नहीं हटा देंगे तुरंत के तुरंत। तो प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास हैं, इसी वजह से तो मकान बिक नहीं पाया है अभी तक। वो तो जो छोटी बहन है वो मकान को बेचकर अपना पैसे हजम करना चाहते हैं, वो तो सब पहले ही लूट चुके हैं फादर का। लेकिन फादर की होलोग्राफिक विल है रेनू के नाम पे, तो मैं तो एक बेटे के गार्जियन होने के नाते ही बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास सुरक्षित हैं, तो रेनू मुझसे ले आकर प्रॉपर्टी पेपर और जो करना है वो करे अपना प्रॉपर्टी का वो। लेकिन वो क्या है कि कुछ नहीं, वो तो बस जो है 6 साल से बिल्कुल एक तरीके से उनकी गुलाम, एक सेक्स स्लेव अपने ही घर में बन चुकी है वो।
आगे आप इस मामले में क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं लॉ सूट दाखिल करने जा रहा हूँ इसमें। मैं कम से कम 200 करोड़ का केस तो डीजीपी के ऊपर करूँगा, और जो दूसरी चीज़ है, जो 6 साल से मेरा नुकसान हुआ है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल जो भी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, क्रिमिनल डेफेमेशन, ये सब केस करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास पुख्ता सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रामाणिक मेरे पास में। ये मैं क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका जो है मैं एक एक उसका जो अब प्रॉपर कानूनी कार्रवाई, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि चलिए किसी भी तरह से मामला सुलझ जाए, या मेरा जो है घर मेरे बेटे का चलिए एक बार दोबारा वो हो जाए, कोई बात नहीं, बदमाश वो हम अगर मेरी वाइफ मेरे पास आती तो मैं उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका मेडिकल और जुडिशियल टेस्ट कराता। लेकिन अब ये है कि अब मैं लॉ सूट जाते ही मैं इसको लॉ सूट दाखिल करूँगा, और जो भी न्यायालय जो भी कहेगा, मैंने आपसे कहा कि मैं जुडिशियल सोल्जर हूँ, तो मैं जो भी कोर्ट से जो भी अब होगा, मैंने लीगल एड मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं जो है अब लॉ सूट दाखिल करूँगा ताकि इसको एक अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो ये थे मनीष वर्मा, जिन्होंने सूर्यकांत धस्माना पे तमाम आरोप लगाए हैं। साथ ही इन्होंने डीजीपी को भी लपेटे में लिया और जांच की आंच में लिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या प्रोग्रेसिव होती है। साथ ही साथ इसमें जो इन्होंने गंभीर आरोप लगाए सेक्स रैकेट के, क्या इसमें भी कुछ निकल कर आता है। देहरादून से अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं सुनील राज, नेशन वन। तो इन तमाम आरोपों पर क्या कुछ कहना है सूर्यकांत धस्माना और मनीष की पत्नी का, दिखाएंगे आपको नेशन वन पर। और इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।